विपक्ष के लोग कुछ ऐसे हैं जो टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह उनके औकात से बहुत ऊपर की चीज है। अगर प्रभुनाथ सिंह अपना गर्दन नीचे करके भी देखे तो उनके गर्दन में दर्द आएगा, पर वो आदमी नहीं दिखेगा। ये फर्क है टीपा टिप्पणी करने वालों पे और प्रभुनाथ सिंह में। तो ऐसे लोगों पे हमसे क्या बोलवाइएगा, वो बहुत नीचे के लोग हैं। लोकसभा चुनाव में राजद के नेताओं के द्वारा मुझे धोखा दिया गया। लोकल नेताओं के द्वारा या पार्टी के ऊपर? लोकल नेता लोग का इतना औकात थोड़ी है कि रणधीर सिंह को टिकट देवे या टिकट काट देवे। यहाँ पे इतना किसी का क्षमता नहीं है। पार्टी का नेता मतलब लालू यादव का परिवार, हम उनके ऊपर विश्वास करके उस दल में थे। जिला के नेता लोग हम थोड़ी ना विश्वास करके राजद का झंडा ढो रहे थे। राजद मतलब लालू यादव। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि क्या मांझी का विधायक ईमानदार है? क्या मांझी का विधायक क्षेत्र के विकास में अपना अहम भूमिका निभाया है? जिस आदमी के पास आज से 5 साल पहले चलने का साइकिल नहीं था, आज बीघा का बीघा जमीन, होटल और गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो ईमानदारी से तो हम भी विधायक रहे हुए हैं, हमको भी पता है कि एक विधायक का तनख्वाह कितना होता है। वो तनख्वाह से अगर ईमानदारी से अपने क्षेत्र में घूमने का काम करे तो तेल का खर्चा उससे नहीं निकलेगा। इतना कहाँ से संपत्ति आ रहा है? सरकार को तो ऐसे लोगों पे जांच कराना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं एकाएक धोखा देना, पार्टी के नेताओं ने धोखा दे दिया आपको, कितना बुरा लगा था रणधीर सिंह को? देखिए ना, हम पार्टी के साथ किराएदार बन के नहीं थे। हम जहाँ रहते हैं अपना घर समझ के रहते हैं और राजद को अपना घर, अपना परिवार मान के उस पार्टी के साथ थे। हम उस दल के नेता के साथ मेरे पिता का संबंध बनाया हुआ था। पिछले 8 साल से मेरे फादर जेल में है। बीच में अगर हम धोखा दिए होते, हम छोड़े होते तो समाज हमको गद्दार बोलता है। तो गद्दारी हमारे खून में नहीं है, हम गद्दारी नहीं किए हैं। कि एनडीए में 5 दल है, 5 दल से लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो ठीक है, बीजेपी अगर टिकट देगी तो हम लोग उनके साथ लग जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद उनसे भी हम लोग रखते हैं कि अगर जेडीयू से मुझे मिलता है या लोजपा से किसी को मिल जाए, हम से किसी को मिल जाए, तो वो भी उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति के साथ लग जाए। और जहां तक आप बोले राजद का खाता नहीं खुलने का, हम राजद का नहीं बोले हैं, हम महागठबंधन का बोले हैं। महागठबंधन से भगवान का आशीर्वाद रहा और जनता का सहयोग रहा, तो ये विश्वास रखिएगा। अब तो समय भी आ गया है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आपके सामने होगा, समाज के सामने होगा। जैन साथियों, मैं आपका दोस्त एमके साई, लक्ष्य ड्राइविंग कोचिंग सेंटर छपरा से आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर चला हुआ है। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, कम समय, कम फी, अच्छी ट्रेनिंग, ट्रेड टेस्ट पास की गारंटी के लिए आप लक्ष्य ड्राइविंग सेंटर छपरा से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें और जानकारी प्राप्त करें। अगर सारण के 10 विधानसभा को एक समंदर मान लिया जाए तो उसमें एक बड़े पत्थर की तरह है रणधीर सिंह। मानो अगर समंदर शांत भी हो और वो पत्थर जहां पे चलता है वो पानी वहां पे हिल ही जाता है। सिर्फ हिलता ही नहीं बल्कि वहां का पानी पूरा हिलोड़ मारने लगता है। यानी जब जब रणधीर सिंह जहां जहां से चुनाव लड़ने का ठानते हैं वहां का माहौल अपने आप गर्म हो जाता है। पहली बार जब उपचुनाव में ये जीते और सिर्फ 9 महीने में इन्होंने केवल प्रभुनाथ नगर का अगर हम देखें तो उसमें इतना बढ़िया काम कराया कि उसके बाद से पार्टियां हमेशा रणधीर सिंह पे दाव लगाने लगी। और जब जब छपरा में चुनाव लड़े तब छपरा का माहौल गर्म हुआ। जब महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़े तब जब लड़ाई टक्कर की हो जाती थी। और महाराजगंज लोकसभा की लड़ाई बिहार के ही नहीं भारत के पटल पे एक मुख्य बिंदु बन जाती थी और वो लोकसभा को हॉट सीट कहा जाने लगता था। इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव मांझी विधानसभा से रणधीर सिंह ताल ठोक चुके हैं। पार्टी अभी अपने सीट का जो बंटवारा है वो अघोषित रखी है, औपचारिक नहीं की है, लेकिन सब लोगों ने, लगभग लोगों ने ये मान लिया है कि रणधीर सिंह ही मांझी से, जदयू से चुनाव लड़ेंगे। और मांझी का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि वहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो रणधीर सिंह की बात हो रही है, इस चीज की कि रणधीर सिंह की आखिर जो आगे का रणनीति होगा वो क्या होगा। बात इस पे हो रही है कि कैसे लोगों को रणधीर सिंह साधेंगे, किस जाति में किस प्रकार से वोट मांगेंगे, कैसे किस जाति को अपना बनाएंगे और कैसे जो व्यक्ति छपरा में अपना बेस बना चुका था मांझी में जाकर और मांझी को जीत लेगा। मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आप, लगभग तय हो चुका है, लगभग तय हो जाना हम कह सकते हैं? नहीं, देखिए तय हो जाना तो अभी हम नहीं कहेंगे। 5 दल का गठबंधन है, एनडीए में 4 सहयोगी दल भी है। हर दल के लोग ये उम्मीद बनाए जरूर होंगे, दावेदारी भी कर रहे हैं। हम लोगों का ये मानना है एनडीए से प्रत्याशी कोई हो उसका मदद करना है। हमारा लड़ाई एनडीए के भीतर का नहीं है, हमारा लड़ाई महागठबंधन से है। हमारा सोच है कि इस जिले में महागठबंधन का खाता ना खुले, हम उस तरफ काम कर रहे हैं। पार्टी अगर मुझे जिम्मेवारी देती है कि मांझी लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ूंगा, पूरी मजबूती से लड़ना है।
अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तब। अगर मेरे अलावे भी एनडीए के तरफ से कोई प्रत्याशी और होता है, उतनी ही मजबूती के साथ उस व्यक्ति के लिए मैं खड़ा मिलूंगा आपको। एक चीज बताइए, छपरा से मांझी जाना क्यों तय किया आपने? बनियापुर क्यों नहीं? तरैया क्यों नहीं? दूसरा कोई विधानसभा क्यों नहीं? मांझी का क्या ऐसा समीकरण है जो आपको अपनी ओर खींच रही है? क्या ऐसा वहाँ का बेस है जो बुला रहा है कि रणधीर जी यहीं आइए? नहीं, मांझी और तरैया बनियापुर की बात नहीं है। पीछे आप जानते हैं मैं राजद के साथ था। लोकसभा चुनाव में राजद के नेताओं के द्वारा मुझे धोखा दिया गया। लोकल नेताओं के द्वारा या पार्टी के ऊपर? लोकल नेता लोग का इतना औकात थोड़ी है कि रणधीर सिंह को टिकट देवे या टिकट काट देवे। यहाँ पे इतना किसी का क्षमता नहीं है। पार्टी का नेता मतलब लालू यादव का परिवार, हम उनके ऊपर विश्वास करके उस दल में थे। जिला के नेता लोग पर हम थोड़ी ना विश्वास करके राजद का झंडा ढो रहे थे। राजद मतलब लालू यादव जी के कहने पे हम 10 साल तक झंडा ढोते रहे। बोले थे टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं दिए। ऐसे समय पे मेरे साथ धोखाबाजी किया गया कि मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं दिखा। पार्टी धोखा दी, हम पार्टी से अलग हुए। हम जेडीयू में गए। जेडीयू मेरे लिए पुराना घर है। मेरे पिता 4 बार सांसद रहे, जिसमें से 3 बार सांसद जेडीयू और समता पार्टी से ही रहे। मांझी जो विधानसभा क्षेत्र है महाराजगंज का ही एक हिस्सा है। 2 विधानसभा ऐसा है जो सिवान जिले का है। 4 विधानसभा बसता है, मांझी, बनियापुर, एकमा और तरैया में भी सिटिंग बीजेपी के विधायक हैं। बनियापुर से मेरे चाचा ही विधायक हैं। एकमा से जेडीयू के जो पीछे प्रत्याशी थे आज भी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। मांझी सीट खाली था। पीछे जो जेडीयू से मांझी से चुनाव लड़ी, चुनाव हार जाने के बाद उस क्षेत्र से बिल्कुल ही गायब है। उनका राजनीति में कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखा। हम अपने पार्टी के नेता के पास ये बात रखे कि विधानसभा चुनाव हमको लड़ना है। पार्टी के तरफ से विश्वास दिया गया। हम उस विश्वास पे अपना मांझी में काम शुरू किए। और ऐसे भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हम चुनाव हारे हों या जीते हों, ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि हम क्षेत्र से बाहर रहते होंगे। सुख हो दुख हो, हर पल हम लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। तो मांझी तो लोकसभा का एक हिस्सा ही है। पार्टी के नज़र में मांझी खाली था। मांझी से मुझे हुआ कि ठीक है, आप तैयारी कीजिए। हम तैयारी में लगे हुए हैं। ये विश्वास है मेरा कि मेरे साथ मेरे पार्टी के नेता अगर आशीर्वाद दिए हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे लड़ाती है तो मैं लड़ूंगा। इसके अलावा जो 4 दल है, चारों दल से लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। जिसको दल टिकट देगी, हमारे लोग, हमारे बाबूजी से जुड़े लोग, सब लोग ईमानदारी से उनके साथ हो जाएंगे। एनडीए जिसको टिकट दे दे, एनडीए जिसको टिकट देती है उसमें कहीं भ्रम नहीं है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि राजद ने आपको धोखा दिया। उस समय आप मेरे ही साक्षात्कार में एक बात कहे थे कि 10 विधानसभा में राजद का खाता नहीं खुलने देंगे। इस पर बहुत सारे यहाँ के लोकल नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, और वो जो आपका जवाब था कि खाता तक नहीं खुलने देंगे, वो आपके गुस्से को दिखा रहा था। क्योंकि उसके पहले जब आप राजद में हुआ करते थे, तब आप जब अपना रैली निकालते थे राजद के झंडा लिए हुए, खूब भीड़ होता था और अब भी होता है। लेकिन उस भीड़ में जब मैंने भी कई बार सवाल पूछा लालू यादव पे, तब आप खूब समर्पित थे। लेकिन अचानक से, जैसा कि आप कह रहे हैं, एकाएक धोखा देना, पार्टी के नेताओं ने धोखा दे दिया आपको। कितना बुरा लगा था रणधीर सिंह को? देखिए ना, हम पार्टी के साथ किराएदार बन के नहीं थे। हम जहाँ रहते हैं अपना घर समझ के रहते हैं, और राजद को अपना घर, अपना परिवार मान के उस पार्टी के साथ थे। हम उस दल के नेता के साथ मेरे पिता का संबंध बनाया हुआ था। पिछले 8 साल से मेरे फादर जेल में हैं। बीच में अगर हम धोखा दिए होते, हम छोड़े होते, तो समाज हमको गद्दार बोलता है। तो गद्दारी हमारे खून में नहीं है, हम गद्दारी नहीं किए हैं। उनके तरफ से विश्वास दे के धोखा दिया गया, वो लोग हमको छोड़े, आज अलग है। मलाल है क्या? नहीं, मलाल क्या होगा? राजनीति में मलाल रख के थोड़ी कुछ होता है। कर्म करना है, पद प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। सब जीवन में समाज का सेवा करना मेरा लक्ष्य है। पिछले 10 साल से हम किसी पद पे नहीं है, उसके बाद भी 10 साल से ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ समाज के पीछे खड़े हैं। जहाँ जरूरत होगा, जितना औकात होगा, जितना मेरा क्षमता होगा, उस हिसाब से लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन जदयू की मीटिंग में तो खूब आगे की कुर्सियों में बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं। नहीं, आगे के नेताओं के साथ नहीं। जब हम राजद में भी थे तो उस वक्त भी आप हमको कहीं पीछे नहीं देखे होंगे। हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम किसी दल में रहे हैं पहले, तो हम किराएदार बन के नहीं थे, घर समझ के थे। और आज भी जहाँ हैं वो मेरा घर है, परिवार है, घर परिवार के साथ है। तो घर परिवार में को आप समझिएगा, तो परिवार के सदस्य में अगर कोई मुखिया होता है, कोई अभिभावक होता है, तो साथ बच्चों को जरूर बैठाते हैं। अच्छा, जब राजद में थे कभी ऐसा भनक लगा था क्या कि पार्टी ऐन मौके पे जाके धोखा कर देगी? नहीं, हम तो इसको ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। हम ईमानदारी से मेहनत किए थे। 10 साल उस पार्टी के हम झंडा ढोए हैं। जहाँ जरूरत हुआ होगा, जैसे जरूरत हुआ, जैसे खबर आया होगा, पूरे मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े थे। लेकिन अब पार्टी को क्या लगा, चंद लोगों के शिकायत में आ गए या कुछ कमजोरी था उन लोगों का, ये तो वो लोग बताएंगे। हम ईमानदारी से थे, वो लोग मेरे साथ बेईमानी किया। और जहाँ तक आप बोले
राजद का खाता नहीं खुलने का, हम राजद का नहीं बोले हैं, हम महागठबंधन का बोले हैं। महागठबंधन से भगवान का आशीर्वाद रहा और जनता का सहयोग रहा, तो ये विश्वास रखिएगा अब तो समय भी आ गया है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आपके सामने होगा, समाज के सामने होगा। भगवान का आशीर्वाद रहा तो जिला में खाता नहीं खुलेगा। और जो छोटे मोटे लोग हैं टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उन लोगों के ऊपर तो हम ध्यान न पहले दिए हैं न आज देते हैं। हमको लगता है भविष्य में भी ऐसे लोगों पे हम कभी ध्यान नहीं दे सकते हैं। बड़ा संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका। जैसे अभी आपके साथी सहयोगी जो चाहने वाले लोग हैं एक फेसबुक पे लिख रहे हैं कि रणधीर सिंह ने 24 में त्याग किया था, तो अब राणा प्रताप सिंह डब्लू जो भाजपा के कैंडिडेट माने जा रहे हैं वो भी दाव पेश कर रहे हैं कि हम भाजपा से कैंडिडेट हो सकते हैं। 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 30,000 वोट तो हम निर्दलीय लाए थे, अगर पार्टी टिकट दे देगी तो 1 लाख पार कर देंगे। और इस संघर्ष के बीच त्याग की बातें, राणा प्रताप सिंह का ये कहना और आपके समर्थकों के बीच थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस बात को लेके कि त्याग इस बार राणा प्रताप सिंह डब्लू को करना चाहिए क्योंकि पिछले बार रणधीर सिंह ने त्याग कर दिया। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, इसमें त्याग और बलिदान की कोई बात नहीं है। पीछे जो चुनाव हुआ आपको हम स्पष्ट बोले कि मेरे साथ बेईमानी हुआ, हमको महागठबंधन का विरोध करना था। हम जेडीयू में आए और जेडीयू में थे तो हमको बीजेपी का सपोर्ट करना था। एनडीए है, एनडीए में सब एक साथ है। और जहाँ तक आप डब्लू जी की बात कर रहे हैं, हम उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुने कि वो क्या बोले नहीं बोले। हम आपसे स्पष्ट बोले हैं कि एनडीए में 5 दल है, 5 दल से लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो ठीक है, बीजेपी अगर टिकट देगी तो हम लोग उनके साथ लग जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद उनसे भी हम लोग रखते हैं कि अगर जेडीयू से मुझे मिलता है या लोजपा से किसी को मिल जाए, हमसे किसी को मिल जाए, तो वो भी उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति के साथ लग जाए। ये उम्मीद तो है उनसे, क्योंकि निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज को आग के हवाले नहीं झोंकना चाहिए, क्षेत्र के विकास को पीछे नहीं फेंकना चाहिए। निजी स्वार्थ को तो त्यागना पड़ेगा, कोई भी हो, हम हो या कोई हो। 24 के चुनाव में क्या मन में आया कि सिकरवाल जी जब लड़ने को आए तो आप पीछे हट गए, उसमें क्या मन में चल रहा था? नहीं, मन में क्या, हमको महागठबंधन को हराना था और महागठबंधन को हराने के लिए हमें किसी ने जो उनसे लड़ रहा था उसका सपोर्ट करना था। और जब हम जेडीयू में आ गए तो हम तो हिस्सा हैं एनडीए के, तो हम उनका मदद कैसे नहीं करते, या अगर मदद नहीं करते तो फिर हम दोषी होते। और वैसा काम मेरे संस्कार में ही नहीं है, हम धोखा नहीं दे सकते हैं किसी को। तो 24 के चुनाव के बाद से आप मांझी विधानसभा में घूमने लगे। हमको लगता है कि जिस हिसाब से आपके फेसबुक पोस्ट्स आते हैं कि आज आपने इस जगह का जनसंपर्क किया, यहाँ गए घूमने, यहाँ इन लोगों से मिले। आप एक बार मांझी विधानसभा को तो पूरे घूम चुके हैं 24 के बाद। मांझी विधानसभा तो हम घर घर घूमे हुए हैं, आज से नहीं घूम रहे हम। 2009 में हमको ध्यान है, पापा का चुनाव था और मांझी, एकमा और गोरिया कोठी, इस 3 विधानसभा में हम घूमने का काम किए थे। और 2009 से लगातार हम लोकसभा क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं। मांझी में ज़्यादा लगाव इसलिए है कि वहाँ के लोगों का छपरा आना जाना पापा के पास ज़्यादा रहता था। नज़दीक है, छपरा से जलालपुर हो गया, मांझी हो गया। उन लोगों से पापा के साथ उठने बैठने से, लगातार मुलाकात होने से मेरा भी लगाव बढ़ा। किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को भैया बोलते हैं, कोई हमें भैया बोलता है, कोई मित्रवत है, तो एक पारिवारिक संबंध तो है ही। और मांझी क्या, पूरे महाराजगंज में हम घूमते रहते हैं। हाँ, इधर 24 के बाद मांझी में थोड़ा सक्रियता बढ़ा है, ज़्यादा समय दे रहे हैं, मीटिंग वगैरह भी होता है, उसमें जाते हैं। दल के तरफ से जो निर्देश है, दल का मीटिंग होता है, एनडीए का मीटिंग होता है, उसमें सक्रिय रूप से रहते हैं, क्योंकि मेरा प्राथमिकता है कि एनडीए को मजबूत करना है, तो उसके लिए तो समय देना पड़ेगा। प्रभुनाथ बाबू लगभग 8 साल से अभी जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं हर दिन किसी ना किसी विधानसभा में एक बड़े लोगों के साथ, मतलब हम 3-4 जगह तो खुद जाए कवर कर चुके हैं, कहीं भी ऐसा नहीं देखे जहां 2000, 3000, 5000 से कम लोगों की भीड़ हो और रिहाई की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इस पर भी जहां बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक रिहाई का पोस्टर लिए और बाजारों में घूम रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। और उस पर भी जब कोई कटाक्ष करता है तो आपको कैसा महसूस होता है कि जो प्रभुनाथ बाबू समाज के लिए इतने खड़े रहे, कि आज भी लोग उनके समर्थन में सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे रैलियां निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, और वैसे व्यक्ति के लिए कुछ बोला जाना, कटाक्ष किया जाना, कुछ गलत बोला जाना, तब दिल पे क्या बीतती है? देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष
हमेशा से रहा है। जो मेरे बाबूजी को मानने वाले लोग हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, बेटा मानते हैं, दोस्त मानते हैं, 8 साल जेल में रहने के बाद भी आज उनके लिए सड़क पे उतरे हुए, उनका भावना है ये। हम उन सभी अपने अभिभावक और भाइयों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 8 साल समाज से दूर होने के बाद भी उनके दिल में मेरे पिता के लिए इतना प्यार और स्नेह है। इसके लिए आजीवन उनके हम ऋणी रहेंगे, हम ये ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। विपक्ष के लोग कुछ ऐसे हैं जो टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह उनके औकात से बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर प्रभुनाथ सिंह अपना गर्दन नीचे करके भी देखे तो उनके गर्दन में दर्द आएगा, पर वो आदमी नहीं दिखेगा। ये फर्क है टीपा टिप्पणी करने वालों पे और प्रभुनाथ सिंह में। तो ऐसे लोगों पे हमसे क्या बोलवाइएगा, वो बहुत नीचे के लोग हैं। हमारे समाज में कहावत है, भाई भाई में भी झगड़ा होता है, मजबूत हो, खुशी का समय हो तो लड़ते रहो, लेकिन जब दुख का विपदा का समय आता है तो सारा रंजिश भुलाकर अपने भाई के साथ मजबूती से खड़ा हो जाते हैं। आज वो महाराजगंज ही नहीं, पूरे सारण कमिश्नरी में ये देखने को मिल रहा है। आरा में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। मतलब अब तो ये तो शुरुआत है और मुझे विश्वास है कि बिहार के हर कोने से धीरे धीरे ये आग फैलेगी और मेरे पिता के रिहाई का मांग मजबूती से उठना शुरू होगा। कुछ लोग टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, उनको छोड़िए, वो उस लायक भी नहीं है कि उनको ऊपर टीपा टिप्पणी करें। हम उनको उस लायक नहीं समझते। या तो सोच का कमी है, समझ का कमी है, नादानी है, और ना तो जैसे व्यवसाय में टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, वो अपना राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए अनाप शनाप बात बोल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल और, प्रभुनाथ बाबू को पहली बार भावनात्मक देखा गया, भावनात्मक होते हुए देखा गया, रोते हुए देखा गया, और वो रोते हुए एक बात उन्होंने कहा था कि जैसन लोग के प्यार मिलल बा, अब की बार साथ मिलल बा, सहयोग मिलल बा, कि हमरा भाई के ब्रह्म कर्म में सब लोग आइल, सब लोग के प्यार और सहयोग देख के लागत नहीं है कि हम बहुत दिन तक बंदर रह पाए। उनके मन में भी यह है कि हम अपने पुत्र के साथ चुनाव प्रचार में घूमे, अपने लोगों से मिले। आपको कितना कमी खल रहा है मांझी के इस चुनाव में अपने पिता का? नहीं, चुनाव में क्या, उनका कमी हमेशा खलता है। उस कमी को इस धरती पे ऐसा कोई थोड़ी ना है कि पूरा कर देगा, कोई नहीं है, हमेशा वो कमी खलता है। जीवन में जब कोई नहीं रहता है तो ये तसल्ली होता है कि नहीं है कोई, लेकिन हम वो शख्स हैं कि पिछले 8 साल से ये घुटन होता है कि बुजुर्ग पिता जो दवा पे जिंदा है वो जेल में है, वो भी ऐसे मुकदमे में जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है। फिर भी भगवान पे विश्वास है, समाज पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है। कहीं ना कहीं से हम लोगों को अपने पक्ष में न्यायालय का निर्णय होगा, वो हम लोगों के बीच आएंगे, समाज के साथ फिर से उसी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और जिस तरीके से समाज के लिए लड़ने का काम किए थे फिर उसी मजबूती के साथ समाज के लिए लड़ने का काम करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, 3 ऐसी कमियां जो पिछले 1 साल में आपने मांझी विधानसभा में नोटिस किया कि भाई सबसे खराब व्यवस्था मांझी विधानसभा में यही है, और जब जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन जाऊंगा तब इसको सबसे पहले दुरुस्त कर दूंगा? सबसे पहले और सबसे बाद की कोई बात नहीं है। क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो घूमने पे दिखता है, बहुत सी ऐसी कमियां हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा, समाज का सहयोग रहा और पार्टी का विश्वास रहा। पार्टी मुझे नेतृत्व करने का मौका देती है, समाज मुझे उस लायक बनाता है। तो जो भी मांझी का समस्या होगा उसको दूर किया जाएगा, चाहे कोई भी समस्या हो। आपको लगता है कि मांझी गलत हाथों में है? आपको क्या लगता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए। आप बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि क्या मांझी का विधायक ईमानदार है? क्या मांझी का विधायक क्षेत्र के विकास में अपना अहम भूमिका निभाया है? जिस आदमी के पास आज से 5 साल पहले चलने का साइकिल नहीं था, आज बीघा का बीघा जमीन, होटल और गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो ईमानदारी से तो हम भी विधायक रहे हुए हैं, हमको भी पता है कि एक विधायक का तनख्वाह कितना होता है। वो तनख्वाह से अगर ईमानदारी से अपने क्षेत्र में घूमने का काम करे तो तेल का खर्चा उससे नहीं निकलेगा। इतना कहाँ से संपत्ति आ रहा है? सरकार को तो ऐसे लोगों पर जांच कराना चाहिए। आप मानते हैं कि सारण के मांझी विधानसभा के जो अभी तत्कालिक विधायक हैं गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं? अब देखिए, ये समाज को निर्णय करना है गुंडा प्रवृत्ति के हैं कि क्या है, ये समाज देखेगी। हम लोग इतना ही जानते हैं कि समाज का आशीर्वाद मेरे सर पे है तो कोई गुंडा हो, मवाली हो या बहुत बड़ा तिकरमबाज हो, तोप खान हो, कोई मायने नहीं रखता है। और पहलवानी में जब कूद जाते हैं, जांग पे एक बार ताल दे देते हैं तो अगला पहलवान कौन है ये नहीं देखते हैं। लड़ना है तो लड़ना है, ये चीज़ सोचा जाता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, पार्टी का निर्णय हो जाए, समय साथ देगा, सामने आपके होगा रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप रणधीर सिंह को सुन रहे थे। बाकी जो व्यक्ति हमेशा संघर्षों से लड़ा हो
उस व्यक्ति की जो जीत होती है वो बड़ा मायने रखती है। बाकी हम कोई नहीं होते हैं जीत हार को डिसाइड करने वाले, फैसला करने वाले या ये जजमेंट सुना देने वाले कि जदयू टिकट दे चुकी है, देगी या देना चाहिए। गठबंधन है, चारों पार्टी में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। रणधीर सिंह ने खुले मन से, ये खुला मंच है, आप लोगों का मंच है, इस पर इन्होंने कह दिया है कि जो भी व्यक्ति चाहे वो हम पार्टी का ही क्यों ना हो, लोजपा का ही क्यों ना हो, भाजपा का ही क्यों ना हो, पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उनका साथ देंगे। लेकिन शर्त ये रहेगा कि जब पार्टी हमको टिकट देगी तो उसी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन सामने वाले व्यक्ति भी करेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हम आपके प्रतिक्रिया के इंतज़ार में रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।